मतलब अगर मान लीजिए ब्रेकअप हो गया है और आप बहुत ज़्यादा मेंटली डिप्रेस्ड है, क्योंकि उनकी डिप्रेशन का लेवल वही हो सकता है जी। और हम आज के डेट में उनको जज कर लेते हैं, अरे क्या ये चीज़ भी कोई डिप्रेस होने की है, लेकिन वो है, एग्जिस्ट करते हैं, सफ़र करते हैं बच्चे। करते हैं। अब ब्रेकअप मतलब क्या? एक इमोशन को ठिकाना मिला हुआ था, मन को एक ठिकाना मिला हुआ था और उसके साथ मन रमा हुआ था, उसके साथ कंफर्ट था, सहजता थी। जो भी वो शेयर कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं, उसमें उन्हें अच्छा लग रहा है। हमारे बहुत सारे इमोशन हमारे हार्मोन से, हमारे भीतर के रसायन से ही तो नियंत्रित होते हैं। अभी किसी को प्रसन्नता करने वाला हार्मोन दे दिया जाए तो वो शायद कितनी भी दुखी वाली सिचुएशन होगी, वो हंसता ही रहेगा। जब हम रात को सोते हैं ऐसे जी। इमोशनल इम्बैलेंस में, तो जो हमारा माइंड होता है जी। वो रीप्ले मोड पे चला जाता है, सब हाँ। कुछ आने लग जाता है और फिर वही जो हमने बोली कि नींद नहीं आती है और आप बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो एक जो हमने बोला कि खुद के साथ का वक्त होता है जब आप जी। बेड पे होते हैं रात को अंधेरे में। पहले तो खुद सोचने पड़ते थे, आज वो तैर रहे हैं, हर कोई दूसरा व्यक्ति सपना दे रहा है और ऐसे में एक तो रियल रास्ता चुनना, मतलब वास्तविक रास्ता चुनना कि मुझे क्या चाहिए, क्योंकि हर तरफ अट्रैक्शन है। एक युवा वर्ग है जो किशोरावस्था में अभी है, उन्हें ये जरूर देखना पड़ेगा कि कोई चीज, कोई सपना या कोई लक्ष्य आपको चुनता है या आप बस एक फैंटेसी में कोई चीज पकड़ लाते हो और उस पे जिद करके बैठते हो। लेकिन लोगों को लगता है कि अगर आप शादीशुदा जीवन में हैं तो सिर्फ यही एक चीज़ है जो फीमेल को और मेल को जोड़े रखती है, उसके अलावा कोई चीज़ नहीं है। कभी आपको लगा है कि आप बात करते करते कहीं पे उलझ जाते हैं, आपके मन में ढेरों सवाल चल रहे होते हैं लेकिन आपको समझ नहीं आता है कि हम किससे जाके इन सारे सवालों का जवाब मांगे, हम इन सारे सवालों के जवाब कहाँ से ढूंढें। कोई ऐसा रिश्ता जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है लेकिन वो चलता नहीं है किसी वजह से, जॉब में हम परेशान हैं, करियर में हम परेशान हैं, कुल मिला के दिमागी परेशानी आज के समय में इस भागती दौड़ती ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा है। हर एक इंसान इन चीज़ों से उलझ रहा है, सुलझ रहा है, परेशान हो रहा है, लेकिन सही रास्ता नहीं मिल रहा है। उन सारे सही रास्तों को कैसे ढूँढना है? आप कैसे अपने दिमाग को कंट्रोल कर सकते हैं, माइंड को मैनेज कर सकते हैं, खुद को शांत रख सकते हैं? इन सारी चीज़ों पे आज चर्चा करेंगे हम। हमारे साथ योग साधक, लेखक और मेंटोर भूपेंद्र शुक्लेश जी आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, जो हमें बताएंगे कि हम ओवर थिंकिंग से कैसे बच सकते हैं, हम अपने दिमाग को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, सही चीज़ों में कैसे इन्वॉल्व हो सकते हैं और योग हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। इन सारी चीज़ों पे हम चर्चा करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका भूपेंद्र जी हमारे स्टूडियो में। बहुत धन्यवाद। बहुत कैसे हैं आप? एकदम एकदम अच्छे हैं। जेन जी जनरेशन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं उनकी जी। आज के समय में। सबसे पहले तो ये ब्रेकअप्स और उसमें उलझते हैं जब हम रिलेशनशिप की बात करते हैं और उस एज में ये चीज़ आम है। वो उन चीज़ों से कैसे बचें? मतलब अगर मान लीजिए ब्रेकअप हो गया है और आप बहुत ज़्यादा मेंटली डिप्रेस्ड है, क्योंकि उनकी डिप्रेशन का लेवल वही हो सकता है जी। और हम आज के डेट में उनको जज कर लेते हैं, अरे क्या ये चीज़ भी कोई डिप्रेस होने की है, लेकिन वो है, एग्जिस्ट करते हैं, सफ़र करते हैं बच्चे। करते हैं, क्योंकि हमने भी कहीं ना कहीं किया बिल्कुल, होगा बिल्कुल, अपने टाइम में। बिल्कुल। तो वो लोग करते हैं, वो कैसे उन चीज़ों से उभरें सर? अब इसमें ये बहुत सरल विषय नहीं रह जाता और चूँकि अगर हम उनको कहें कि तुम ये करो सिर्फ़ बाहर से या ये करो या वो करो, तुम इससे बाहर निकल जाओगे। अगर वो सक्षम ही होते, तो वो उस प्रॉब्लम में फँसते ही नहीं हैं। तो सक्षम नहीं है तो स्वाभाविक है किसी दूसरे की मदद चाहिए। हम्म। मदद चाहिए, शायद वो भूमिका माँ निभाए, पिता निभाए, दोस्त निभाए या उनके टीचर निभाएँ, कोई न कोई निभाए। तो जो भी ये भूमिका निभाए, तो स्वाभाविक है कि वो बिना जज किए वही प्रेमपूर्ण ढंग से उन्हें बाहर लाए। क्योंकि अब ब्रेकअप मतलब क्या? एक इमोशन को ठिकाना मिला हुआ था, हम्म। मन को एक ठिकाना मिला हुआ था और उसके साथ मन रमा हुआ था, उसके साथ कंफर्ट था, सहजता थी। हम्म। जो भी वो शेयर कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं, उसमें उन्हें अच्छा लग रहा है। हम्म। एकदम से वो मन निराधार हो गया। हम्म। मन को जो ठिकाना मिला था, मन निराधार हो गया। हम्म। अब मन को दूसरा ठिकाना मिलने तक सँभालना मुश्किल होता है। हम्म। वो तेज़ी से गिरता है, तेज़ी से चीज़ें खराब होती हैं। हम्म। अब सबसे पहले नुकसान व्यक्ति अपना ही करना शुरू कर देता है, हम्म। बंद हो जाएगा, किसी से बात नहीं करेगा। हम्म। अच्छा, तो इससे बाहर आने का मोटा-मोटा एक ऊपरी तरीका है कि आप अपने को
कमरे में बंद मत करो, अंधेरे का सहारा मत लो, नशे का सहारा मत लो। आप बाहर जाओ, आप नदी, पहाड़, सबसे बढ़िया है ट्रैवल करो, और टफ ट्रैवल करो, मतलब सुविधा वाला नहीं, सिर्फ बैग पैकर की तरह सोलो। कुछ हुँ, नहीं है, लिफ्ट, आजकल तो कितने बच्चे निकल जाते हैं, ट्रिप करके आते हुँ, हैं, घूम के आते हैं, पढ़ के आते हैं। ये बढ़िया तरीका, बहुत ईज़ी तरीका है इससे बाहर आने का। दूसरा तरीका ये है कि बहुत सारे प्रोफ़ेशनल लोग हैं जो इसमें मदद करते हैं। आप विशेषज्ञों की सहायता ले सकते हैं। अब फिर आते हैं कि ये सब कुछ अवेलेबल नहीं है, हुँ, या करने की इच्छा भी नहीं है। हुँ, तो अल्टीमेट अब खुद से क्या कर सकते हैं? अपने हाथ में क्या है? तो फिर उसके लिए यूनिवर्सल लॉ लागू हो जाता है, सभी तरह की प्रॉब्लम से बाहर निकलने का। वही जिस पे हमने डिस्कस किया था कि वापस समेटो अपने को, जो भी बिखरा, जो भी टूटा, जो भी गया, जो भी आया, सबसे वापस समेटो। 2 घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए सिर्फ अपनी सांसों के साथ जुड़ो। ये आपके इमोशनल इम्बैलेंस को, हार्मोनल इम्बैलेंस को, पूरे शरीर को, अब क्या है, अभी हमारे बहुत सारे इमोशन हमारे हार्मोन से, हमारे भीतर के रसायन से ही तो नियंत्रित होते हैं। हुँ, अभी किसी को प्रसन्नता करने वाला हार्मोन दे दिया जाए, हुँ, तो वो शायद कितनी भी दुखी वाली सिचुएशन होगी, वो हँसता ही रहेगा। हुँ, तो जब आप अपने सोर्स से जुड़ जाते हैं, अपने सोर्स में चेंजेस कर सकते हैं, तो ये एक बढ़िया, प्रूवन और अल्टीमेट उपाय है हुँ, कि आप अपनी ब्रेथ के साथ कनेक्ट होइए, शरीर से अच्छा श्रम करिए, पोषण दीजिए, हुँ। और कंसंट्रेट करने के लिए 108 श्वास की माला का बढ़िया से ध्यान करिए, अभ्यास करिए, तो आप निकल जाएंगे इससे। जब हम रात को सोते हैं जी। ऐसे इमोशनल इम्बैलेंस में, तो जो हमारा माइंड होता है जी। वो रीप्ले मोड पे चला जाता है, सब हाँ। कुछ आने लग जाता है, और फिर वही जो हमने बोली कि नींद नहीं आती है, और आप बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो एक जो हमने बोला कि खुद के साथ का वक्त होता है जब आप जी। बेड पे होते हैं रात को अंधेरे में, उस वक्त में कैसे करें, अपने को कैसे कंट्रोल कैसे करें? एक इसमें हंसी वाली बात बताते हैं। जब कई बार ऐसी सिचुएशन आती हैं, तो हम पहले बोलते हैं कि तुम जाओ, उठो फटाफट और नहाओ, पहला काम। कि हुँ, नहीं नहीं, वो ओवर थिंकिंग की वो जो हुँ, एक, हुँ, क्या होता है, चेन रिएक्शन होता है ना, एक चीज़ से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, और एक एंडलेस चल पड़ती है चलती ये। है। हुँ, तो हम उनको बोलते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल पहले उठो और जाओ नहाओ, कि पानी के नीचे खड़े रहो, ठंडे पानी से नहाओ। नहाते हैं तो वो ब्रेक होता है, मतलब आप नहाने में, मतलब आप प्रेजेंट मोमेंट में आना पड़ेगा ना। आप कितने ही, अब जो चेन रिएक्शन बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, पास्ट की मेमोरी पे। हुँ, नहाना कहाँ पे है, प्रेजेंट मोमेंट पे है। तो सबसे पहले तो आपका मन भाग के इधर आएगा। तो आपने स्नान किया, अब कहते हैं चलो अब ठीक है, अब बात सुनते हैं। फिर उनके इमोशन आप सुनते हैं। हुँ, पर्सनल लेवल पे क्या करें कि ठीक है, कोई सुनने वाला नहीं है ना, हुँ, आप गए स्नान किया, उठ के दीवार से टिक के बैठ गए, ठीक। अब जहाँ पे मेमोरी जा रही है, अभी तक आप क्या कर रहे थे, दुखी भाव से, और उसे याद कर रहे थे, और बचने की भी कोशिश कर रहे थे कि वो याद ना आए, मैं सो जाऊं। हुँ, अब आपको क्या करना है, आप स्नान किए, और आप कोना पकड़ के दीवार टिका के बैठ गए, बिस्तर पे नहीं गए, दीवार टिका के बैठ गए, हुँ, आंख बंद कर लिया। अब जो है उसे होशपूर्वक आपको उसको देखना है कि अच्छा, मान लो किसी की स्मृति है, तो आप होशपूर्वक उसे देख रहे हो। ठीक है, तुम वहां थे, फिर ऐसा हुआ, वैसा हुआ। आप पाएंगे कि 15-20 मिनट बाद, आधे घंटे बाद, आप एकदम बहुत नॉर्मल है, हुँ, एकदम नॉर्मल है। और अगर आपने 5-7 दिन ये प्रैक्टिस कर ली, किसी भी चीज़ को लेकर के ओवर थिंकिंग चल रही है, या आप इमोशनली टॉर्चर्ड हुँ, जैसा फील कर रहे हैं, ये बिजनेस में भी होता है लोगों के साथ, रिलेशनशिप में भी होता है, ये कोई और भी इंसिडेंट्स होता है। हुँ, तो आपको कोई टैबलेट नहीं खानी, आपको कुछ नहीं करना, इमीडिएट, आप ठंड है, गर्मी है, कुछ भी, आप स्नान करिए, ज़मीन पर आसन लगाइए, दीवार पे टेक लेकर के, या नॉर्मल बैठना चाहें तो बैठ जाइए, और जैसा भी, जिस मेमोरी से आप भाग रहे थे, उसी मेमोरी के साक्षी होकर के आप उसे देखिए, कि आप उसको भगाइए मत, उसे बुला कर के देखिए। आप पाएंगे कि इसमें कुछ है ही नहीं दुखी होने जैसा। हो सकता है कि पहले दिन ये इतना काम ना करे, लेकिन 2-4-5 दिन में आप बिल्कुल बाहर आ जाएंगे। बहुत ईजी है। कई बार क्या होता है सर कि ये वाली सिचुएशन जब आप
अकेले रह रहे होते हैं या अपना पर्सनल रूम है या कुछ है, तब आप ऐसा कर सकते हैं। मिडिल क्लास फैमिली या लोअर मिडिल क्लास फैमिली की अगर हम बात करें, तो आज के समय में भी इतना कोई पर्सनल स्पेस नहीं होता आपके पास। जी। तो उस वक़्त में फैमिली के साथ रहते, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारी वज़ह से हमारी फैमिली भी हाँ, परेशान ये हो, किसी को पता भी चले। या किसी को पता भी चले करेक्ट। कि हम किस चीज़ से जा हुँ, रहे हैं। हुँ, हुँ। उस सिचुएशन में कैसे क्या करें सर? हाँ, टफ क्वेश्चन है। ना बिल्कुल हमें हमें बस ये देखना पड़ता है कि क्या संभव है। देखिए हम हमारा जीवन एक अलग ढंग से ढर्रे से चलता है हुँ, या अलग ढंग में चलता है, तो हमारे लिए ये प्रॉब्लम ही नहीं होती। तो हमें सोचना पड़ता है कि अच्छा हुँ, ऐसा भी हुँ, होता है बिल्कुल। और क्योंकि ऐसे हम में सांसारिक दुनिया में हैं, तो हाँ, कहीं न कहीं देख रहे हैं या गुज़र रहे हैं या ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, हाँ, तो हाँ। आती हैं ये चीज़ें सर। नहीं, ये बिल्कुल और शायद नशे जो इतने बढ़े ना, हुँ, नशे का व्यापार बढ़ा या नशा करते हैं जो छोटे-छोटे बच्चे, यही सब कारण होंगे कि घर पे स्पेस नहीं है, जगह नहीं है नहीं है। और बाहर और भी ऐसा उनकी नहीं जो है। प्रॉब्लम्स हैं ना, हुँ, मतलब आज के ज़माने के बच्चों की जो प्रॉब्लम्स हैं, वो हम लोगों को वो प्रॉब्लम नहीं लगती है। हाँ, हाँ, लेकिन जब आप उनके लेवल पे जाके उस चीज़ को सोचेंगे ना, उनके लिए वही बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। करेक्ट। हमारे लिए हो सकता है आज की डेट में मेरे लिए पैसा प्रॉब्लम होगी, रिलेशनशिप प्रॉब्लम होगी या व्हाटएवर कोई एक हुँ, बड़ी प्रॉब्लम होगी मेरे हुँ, लिए, तो मैं उसको हुँ, प्रॉब्लम हुँ, मानूँगी। लेकिन जब मैं अपने आप को उस स्टेज पे देखूँगी ना कि जब मैं इस एज में थी, तो शायद ये मेरे लिए भी प्रॉब्लम थी। और उस टाइम पे तो शायद और ज़्यादा, क्योंकि आप किसी से व्यक्त ही नहीं कर सकते थे हुँ, अपने भाव को। तब आपको समझ में आता है कि नहीं यार, उस बच्चे की प्रॉब्लम प्रॉब्लम है। और बहुत अलग-अलग लेवल की प्रॉब्लम्स हो गई हैं आज के बच्चों की। जैसे अगर फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चा स्कूल में जा रहा है, और जो हमने वो साड़ी वाली बात की थी शुरू में, कि कुछ एक बच्चे जो हैं वो थोड़े से ऐसी फैमिली से आते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा बोल्ड कपड़े या मतलब अपने आप शो ऑफ वाले नहीं हैं। गाँव बैकग्राउंड से हो सकते हैं या छोटे शहरों से हो सकते हैं, टियर 2, टियर 3। तो वो लोग बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं हैं कि अपने आप को बहुत प्रेज़ेंटेबल शो कर पाएँ। और हो सकता है कि उनके माँ-बाप के पास पैसे हैं या जो भी है व्हाटएवर। वो एक ऐसे स्कूल में हैं जहाँ पर बच्चे ऐसे हैं कि बस बहुत हाई-फाई। वहाँ पे उनको कोप अप करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और स्कूल में जो बुली करते हैं ना बच्चे, यू कांट इमेजिन कि वो किस लेवल पे डिप्रेस्ड होते हैं बच्चे। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं सर। जो वो बोलते हैं ना कि बियर कोई शराब नहीं होती है, हुँ, ये तो तुम पी ही सकते हो। तो ये वहीं से शुरू होती है। ये सीरियस चीज़ है। इसमें क्या उपाय हो सकता है? पहली चीज़ ये हो सकती है कि माता-पिता जिस विद्यालय में बच्चे को भेजते हैं, तो माता-पिता को ये नज़र रखनी चाहिए और रखनी पड़ेगी। तो एक तो वो कि उन्हें विश्वास दिलाएँ और अगर कभी भी ऐसी सिचुएशन आती है, तो कई बार हमने देखा है कि माता-पिता प्रॉपर सपोर्ट नहीं करते, कई बार बच्चों को हुँ, सपोर्ट नहीं नहीं करते करते। कि उसी को गलत ठहरा देंगे या उसी को कुछ तो स्ट्रॉन्ग एक किस्सा सुनाते हैं। हाँ, बल्कि दिल्ली का ही किस्सा है। हरियाणा की बच्ची थी, उसको बहुत शायद कम एज में ही हुँ। वो होता है ना हॉस्टल वाला जी, सिस्टम जी, होता है जी, कि जी, जी। बच्चे को 5वीं या 10वीं के बाद वो हुँ, डाल दिया हुँ, हॉस्टल हुँ, में। अब बच्चा अकेले है, माता-पिता नहीं है, इमोशनल हो रहा है, रो हुँ, रहा है। हुँ, हुँ। फिर एक बाद वो धीरे-धीरे पत्थर दिल होना शुरू हो हो जाता है जाता है। और वो इतना कठोर हो जाता है कि फिर माँ-बाप अगर तड़प-तड़प के मर भी रहे हैं, तो उसको लगता है ये कौन है? हुँ, अब विद्रोही हो गया बच्चा, हो गया। पूरा उसका पूरी लाइफ ही खराब हो गई। हुँ, अब वो लोग बोलते हैं काउंसलिंग के लिए कि आप बात करिए, समझाइए, पर बच्चे को इसी बात से बाहर निकालना बड़ा मुश्किल हो रहा है कि मेरे साथ ऐसा इन्होंने क्यों किया? हुँ, मैंने क्या बिगाड़ा था? अगर वो जैसे उनका कहना ना कि अगर वो सिर्फ़ ये भी कह देते कि नहीं बेटा हम तुम्हारे साथ हैं हुँ, या किसी भी प्रॉब्लम में हम साथ हैं या वो वहाँ जाके थोड़ा रिएक्ट करते, हुँ, एक्शन लेते, तो इस चीज़ का भी बहुत फ़र्क पड़ता है। उस मनोदशा में कौन उसका अपना है, कौन साथ है, इसका इसकी धारणा बड़ी गहरी पड़ती है, छाप बड़ी गहरी पड़ती है। तो अगर आपके बच्चे जा रहे हैं ऐसे विद्यालयों में और आपको पता है कि वहाँ ऐसा कुछ होता है या होने की संभावना है और आपको कहीं से भी ज़रा-सी भी खबर लगती है, तो बच्चे के हेल्प में, बच्चे के सपोर्ट में आपको ज़रूर जाना चाहिए, वहाँ के मैनेजमेंट से बात करना चाहिए। जो भी पॉसिबल तरीके हों, उसमें प्रोटेक्ट करना चाहिए अपने बच्चों को। दूसरा, अगर ऐसी स्थिति में बच्चा पड़ चुका है और वो डिस्टर्ब हुआ है, वो डिप्रेस हो रहा है या वो उस नकारात्मकता को लगातार झेल रहा है और वो चीज़ हावी हो रही है, तो उसके व्यवहार में, उसके जीवन पे नकारात्मक प्रभाव तो पड़ेगा। तो जब भी जैसा ही हो, उसे
बड़ा मत होने दीजिए, उस नेगेटिविटी को टाइम मत दीजिए। जितना जल्दी हो सके तो जो भी उसके विशेषज्ञ लोग होते हों, उनसे संपर्क करके बाहर लाना। क्योंकि अभी देखिए, हम अगर उनको कहें कि ये क्रिया करो या वो क्रिया करो, तो शायद इस स्टेज में ये एक्सेप्ट नहीं हो पाता है, वो सिर्फ एक बात रह जाती है कहने को। पर रियलिटी ये है कि ये बड़ा संवेदनशील मामला होता है, और जितना इसको हम हल्के में लेते हैं, ये हल्का नहीं होता। मेरे एक मित्र हैं, वो समझ लीजिए इस समय 40-42 साल के होंगे। कोई वो 5वीं या 10वीं में पढ़ते होंगे, उस समय कोई घटना घटी थी। उसका इम्पैक्ट आज तक होता है है, बिल्कुल कि वो होता है सर। ट्रॉमा है। हुँ। अब आप ये समझिए, मैं आपकी ग्रेजुएशन में हुई चीज़ को मैं आपको आज बता आज रही हूँ। बता रहे वो हैं। कहीं न कहीं ट्रॉमा होगा अंदर, कि वो हुआ था मेरे साथ। तो ऐसा नहीं है कि वो ट्रॉमा नहीं होता है, कि जहाँ पे आपकी गलती भी नहीं है, लेकिन आपको पेरेंट्स समझते नहीं हैं, कि नहीं समझना, सुनो तो सही एटलीस्ट उसकी बात को। और नहीं सुनते हैं। हम एज़ अ पेरेंट मैं बता सकती हूँ कि बच्चों की नहीं सुनी जाती है। और फिर हम कहते हैं कि आज के बच्चे बड़े बिगड़ रहे हैं। हुँ, भई उनके पास सवाल बहुत हैं। बहुत वो सही। हमारी जनरेशन के नहीं हैं कि वो सवाल नहीं करेंगे। आपने एक बार झिड़प दिया या डाँट दिया या आँख दिखा दी, तो वो मान जाएँगे, वो नहीं मानेंगे सर। उनको आप तब ही सैटिस्फाई कर सकते हैं जब आप उनके सवालों का जवाब आप दे देंगे। लेकिन हमारे में पेशेंस नहीं है एज़ अ पेरेंट। हुँ, हम नहीं चाहते, हम झिड़क देते हैं, "चल ना, मेरे पास अभी बहुत काम है, निकल यहाँ से, बाद में बताऊँगी।" तो इस तरीके से झिड़पा जाता है बच्चों को। उस स्थिति में बच्चे फिर शेयर करना बंद कर देते हैं। तो मैं ये चाहूँगी, बच्चे कैसे उस चीज़ों से टैकल करें, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हम हर बात आके अपने पेरेंट्स को बताएँ, या पेरेंट्स को पता भी हो कि वो किस चीज़ से जा रहा है, गुज़र रहा है। तो ये है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आज के वक़्त में बच्चों के लिए गर्लफ्रेंड रखना या बॉयफ्रेंड रखना भी एक प्रेशर है। अच्छा! जी, ये आपके स्टेटस को बताता है। इसका ओह! गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड नहीं है ना, तो वो बहुत हेय दृष्टि से देखा जाता है। और आह! इस मामले में हम बाज़ारीकरण को भी दोष देंगे। अभी जी, जैसे अब डांडिया गया जी, नवरात्रि में, जी। वहाँ पे कपल पासेस मिलते हैं। आप एज़ अ कपल ही वहाँ जा सकते हो। अगर आप सिंगल हो तो आप नहीं जा सकते हो। तो ये एक स्टेटस सिंबल है हुँ, कि आप प्रोग्रेसिव हैं सोच के। और अगर जी। आपके पास नहीं है तो आपको बुली किया जाएगा इस चीज़ के लिए। तो आप सोचिए कि इस स्थिति से मिडल क्लास के बच्चों के लिए ये चीज़ें बहुत बड़ी चीज़ होती है हुँ, भाई। 10वीं में और 12वीं में गर्लफ्रेंड, 12वीं तो फिर भी ठीक है। 10वीं में गर्लफ्रेंड रखना या बॉयफ्रेंड रखना, और ये है। बच्चे इस चीज़ों से जूझ रहे हैं। अगर उनके पास नहीं है तो भी वो डिप्रेस्ड हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं डिप्रेशन की सर। इसके लिए तो पूरा एक इंस्टीट्यूशनल सिस्टम या सेटअप बनाना पड़ेगा, जहाँ पे इन लोगों की मदद की जा सके। इनिशियली अगर देखा जाए ना, तो कोई भी बच्चा वो 10वीं 12वीं या किशोरावस्था में है, हुँ, स्वाभाविक है एनर्जी बहुत होती है। बहुत। और आज तो सपने पहले तो खुद सोचने पड़ते थे, हुँ, आज वो तैर रहे हैं, हर कोई दूसरा व्यक्ति सपना दे रहा है। हुँ, और ऐसे में एक तो रियल रास्ता चुनना, मतलब वास्तविक रास्ता चुनना कि मुझे क्या चाहिए, क्योंकि हर तरफ अट्रैक्शन है वो और उसके साथ बैलेंस बना के, ये जो आपने बताया ना, स्टेटस को मेंटेन हुँ। करना, इस कंपटीशन में भी पास होना, तो इतने सारे कंपटीशन हैं, तो ये वाकई वही मैंने बोला ना कि उनके जो स्ट्रेस लेवल है ना, वो हम लोग समझ भी नहीं सकते हैं। क्योंकि वो पेरेंट्स से आके शेयर नहीं कर सकते। अब ये बात ऑब्वियसली कोई जाके अपने पेरेंट को शेयर तो नहीं कर सकता। हम्म, इतने भी अंडरस्टैंडिंग पेरेंट नहीं होते हैं हम्म, कि हम्म, वो इस चीज़ को समझेंगे। हम्म, क्योंकि मैं थोड़ी-सी, जो हमारे घर की यंगर जनरेशन है, उनसे थोड़ी-सी ओपन अप हूँ। वो हम्म, लोग आके मेरे से कुछ भी बातें कर सकते हैं। इसलिए मुझे पता है कि ये सारी चीज़ें होती हैं। करियर चूज़ करने में भी प्रॉब्लम होती है सर। मान लीजिए उसका एक, मैं फॉर एग्जांपल बताऊँगी, मेरा एक भतीजा है, या तो उसको एक करियर चॉइस है कि उसको एक पर्टिकुलर कुछ अलग हट के करना है, एमएमए में जाना है। उसका है कि मैं एमएमए ही फाइटिंग करूँगा, और ये अच्छा, ठीक है, उसका सपना बहुत बड़ा है। एज़ अ पेरेंट उनकी भी चिंता जायज़ है कि बेटा वहाँ पे बहुत रिस्क है, तो बिल्कुल, हम आपको नहीं भेज सकते। लेकिन फिर यहाँ पे एक न्यूट्रल अप्रोच आती है कि हमें उसको समझना भी पड़ेगा कि अगर उसने सपना देखा है, क्या हम्म, कोई नहीं जाता वहाँ पे? जाता है ना, करियर बनाता है ना। हम्म, तो एज़ अ पेरेंट हमें थोड़ा-सा यहाँ पे अपने आप को टफ़ करना पड़ेगा कि ठीक है बेटा, अगर तुमने सपना देखा है तो तू उसको परस्यू कर। लेकिन हम उसको क्या सजेस्ट करेंगे? दुनिया भर की चीज़ें हैं, तुम लॉ कर लो, ये कर लो, वो कर लो, फलान कर लो, ढिमकान कर लो। जब उसका दिमाग वहाँ है, हम्म, तो वो कैसे ये सारी चीज़ें कर लेगा? तो वो एक मेंटल स्ट्रेस हुआ फिर वहाँ पे।
वो कैसे इन चीज़ों से कोप अप करे? उसके चलते मैंने देखा कि वो 3 साल मैंने अपनी आँखों से देखा, क्योंकि आपको पता चल जाता है कि कौन डिप्रेस्ड है। आपके हाव-भाव से पता चल जाएगा कि आप किस लेवल पे हैं। अगर आप थोड़े से भी इंटेलेक्चुअली अप हैं तो, करेक्ट। आपको समझ में आ जाएगा कि सामने वाला किस मनोस्थिति से गुज़र रहा है। तो मैंने देखा उसकी छोटी-छोटी चीज़ों में, छोटे-छोटे बिहेवियर में, वो किसी से मिलना ना चाहे, किसी के सामने जाने से डरे, और उसी में आपने कुछ ऐसा बोला उसको किसी ने, जो मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ कि हम्म। आप ये डेरोगेटरी कमेंट नहीं कर सकते हैं, ये गलत बात है। तो ये सारी चीज़ें हैं सर उनके पास, ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या रिलेशनशिप या ब्रेकअप्स या ये हैं, हर तरीके से वो लोग एक अलग चीज़ से जूझ रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जो सपनों को परस्यू करना चाहते हैं ना, कोई भी हो, वो मैं हूँ या आप हो या कोई भी, वो लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं, क्योंकि हर एक इंसान आपके सपने को नहीं समझ सकता। वो कैसे मैनेज करें इन चीज़ों को? अब ये आपसे अब इतनी सारी चीज़ें जो आपने अभी एक तरह से आपने हमें इन्फॉर्म किया। जी। शायद हम इतने अपडेटेड नहीं हैं या नहीं थे। अब हमें थोड़ा इस पे सोचना भी पड़ेगा। लेकिन जितनी चीज़ें आपने बताई इसमें एक मेजर रीज़न अगर ये इतनी बड़ी मात्रा में निकल के आ रहा है तो मेजर रीज़न इसका शिक्षा और जो बच्चे की अपब्रिंगिंग वाला फेज़ है ना। देखिए हर हर सपने के साथ या जो भी प्राप्ति होती है ना उसका अपना अपना भार होता है। आप जो भी प्राप्त करते हैं उसका भार होता है और उस भार को सहन और वहन दोनों करना पड़ता है, जो हमें हमारी शिक्षा और हमारे अभ्यास या साधना से आता है। अब आजकल के बच्चे नो डाउट सपने बड़े हैं, हुँ, देखते हैं। जैसे किसी ने सोचा कि उसे धन कमाना है और हुँ, पर्याप्त धन कमाना है, पर धन किसी रीति से उसने कमा लिया तो बहुत लोग बैलेंस नहीं बना पाते हैं। हुँ, हुँ। तो जो नीचे से ग्रो होना चाहिए ना, कि ग्रेजुअली वो धीरे 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 जिस दिशा में जाना है उसकी पात्रता विकसित करते हुए वो ऊपर बढ़े तो वो अपने लक्ष्य को पा सकता है। हुँ, तो कोई भी व्यक्ति अगर सपना देखता है तो उसके साथ तो पहले वो ये देखे कि ये कितना वास्तविक है। हुँ, ये बस मन को अच्छा लग रहा है या वास्तव में धरातल में हर एंगल से सोच करके ये एग्जिस्ट कर रहा है। अगर ये बात क्लियर हो गई कि नहीं ये पॉसिबल है और इसे ही करना है, तो फिर उसको देखिए माता पिता भी गलत नहीं बोलते। हुँ, किसी भी फील्ड का सक्सेस रेट बहुत कम होता है, हुँ, चाहे आप मेडिकल फील्ड का देखिए या किसी भी फील्ड में 1% 2% 5% 60%। दिल्ली भरा पड़ा है, वो यूपीएससी आईएएस पता नहीं हुँ, किसकी हुँ, तैयारी हुँ, जो होती है ना, कितने बच्चे निकलते हैं। तो 100 में से शायद 90 या 80 बच्चे तो बर्बाद ही हो जाते हैं ना एक हुँ। तरह से। जी। वो तो सब खत्म ही हो जाता है उनका, क्योंकि अपनी जवानी दे देते हैं, हुँ, घर का पैसा लगा देते हैं और उसके बाद खाली हाथ लौटते हैं। गालियाँ, डिप्रेशन वो सब साथ लेके जाते हैं। हुँ, परिवार की गालियाँ और हुँ, इधर से डिप्रेशन, हुँ, तो बीच में पिस जाते हैं। ना हुँ। इधर के रहे, ना उधर के किधर रहे। के भी। लेकिन सपना कौन कि जो 2 100 में से 2, 4, 6 पास हुए हैं, उनको ग्लैमराइज़ किया गया, उनको हुँ, ही। तो एक तो शॉर्टेज ऑफ अपॉर्च्युनिटी, हुँ, संभावनाएँ बहुत कम हैं, भीड़ बहुत है, तो सक्सेस रेट बहुत कम हो जाएगा। हमें इसको समझना पड़ेगा कि हम जो भी रास्ता चुनें, उसमें माँ-बाप भी दुश्मन नहीं हैं। वो अगर मना करते हैं या वो समझाते हैं कि उन्हें पता है कि आसान नहीं होता, तो आपको रियलिस्टिक होना पड़ेगा। रियलिस्टिक अप्रोच के साथ आपको ये देखना पड़ेगा कि आप जो चुन रहे हैं, ये वास्तव में कितना ठोस है, कितना रियल है और इसके लिए क्या ज़रूरी मापदंड है। हुँ, आप उस विषय में फिर सीखिए, मेहनत करिए और वो अचीव करिए, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर आपको सिर्फ़ एक फैंटेसी वाला, जैसे एक छोटे बच्चे से पूछिए, बच्चे आपको क्या चाहिए? उसे खिलौना ही चाहिए। हुँ, एक समय के बाद वो मैच्योर होता है, आज उसको खिलौना नहीं चाहिए। तो कई बार बच्चे इमैच्योर अवस्था में हुँ, उनको लगता है कि नहीं, माँ-बाप बस हमारा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हम ही ज्ञानी हैं, हम ही बुद्धिमान हैं, हमने जो चुना है तो हमने सही ही चुना है। लेकिन कल को वही बच्चा कहता है कि वो गलत हो गया। हुँ, जब गलत हो जाता है तो भी लौट के माँ-बाप को बोलता है कि आपने मना क्यों नहीं किया था? हुँ, हुँ, तो दिक्कत तो ये जीवन ना बहुत बैलेंस माँगता है और हर लेवल पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। आप ज़रा एक चीज़ में चूकते हो और पूरा बनाया हुआ घर ढह जाता है। बिल्कुल। तो ये है तो बड़ा संवेदनशील मामला।
इसलिए हम भी बहुत संभल के ही कुछ बोलना चाह रहे हैं जी। इसमें। नहीं, ये है, लेकिन व्हाट इफ आप देख पा रहे हैं। मैं जी। मानती हूँ कि हर करियर ऑप्शन एक फैंटेसी भी होती है। जैसे अगर मैं अपनी बात करूंगी, क्योंकि मैं अपना एग्जांपल अच्छे से दे सकती हूँ, मैंने वो जिया है। जब मैं न्यूज़ एंकर बनना चाहती थी, उसी एज में थी मैं भी, तो मैं मीडिया में आई। ऑल्दो मैंने साइंस से, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से मैंने ग्रेजुएशन किया। तो पापा को ये था सबसे पहले कि आप डॉक्टर बनिए। मेरे को नहीं था, मेरे को वो डायग्राम बनाने में ही आफत आती थी। मैंने कहा पापा ये तो नहीं हो पाएगा हमसे, मैथ्स में हम इंटरेस्टेड हैं, हम मैथ्स पढ़ लेंगे आगे। फिर जब बीएससी में गए तो हमको लगा कि अब ये भी नहीं हो पाएगा हमसे। तो पता नहीं कहाँ से फिर वो लोकल न्यूज़ चैनल में हमने शुरू किया एज़ एन एंकर पार्ट टाइम जॉब, क्योंकि शुरू से था कि मैं अपना खर्चा खुद निकालूँगी टाइप। तो हमने वहाँ से शुरू किया, फिर वो चीज़ में इंटरेस्ट आ गया कि हुँ। ये तो कुछ अच्छा है, ये करना चाहिए। अब वहाँ से क्या हुआ कि मैंने कहा कि मीडिया में जाना है। अब उस टाइम की अगर मैं बात बताऊँ तो उस टाइम पे एक ये चीज़ रहती थी कि लड़की अगर मीडिया में जा रही है या वकील है, तो वो प्रोफ़ेशन बहुत गंदा है। हुँ। वो लड़की बहुत चालू होगी, जिसको हम कहते हैं, तो अच्छा। उसकी शादी नहीं होगी। ओह! ये एक वो कॉन्सेप्ट चलता था। तो माँ-बाप भी अपनी जगह सही हैं कि भई नहीं होती है शादी मीडिया वालियों की और वकील की, तो ये चीज़ तो हम तुमको अलाउ नहीं कर सकते हैं, ये वो। लेकिन वो पागलपन, वो जुनून एक जो हुँ। कह लीजिए, वो था। मत कीजिए, हम खुद कर लेंगे। आप रेबेल नेचर कह सकते हैं हुँ। उसको। हुँ। लेकिन वो होता है कि जो आपने बोला कि कभी-कभी अपने बारे में भी सोचना पड़ता है आपको, कि आप क्या चाहते हैं हुँ। लाइफ से, हुँ। या आप श्योर हैं अगर हुँ। कि वो मैं उसके लिए पागल हूँ और वो मैं अचीव करके मानूँगी। हुँ। तो फिर वहाँ पे मुझे लगता है कि आपको उसको सपोर्ट करना चाहिए। जब आपको दिख रहा हो कि वो उस चीज़ के लिए पागल है, वो हुँ। दिन भर अगर आपसे बातें कर रहा है आके, बैठा हुआ है सामने और उसके दिमाग में सिर्फ़ और सिर्फ़ वही चल रहा है, उसके पास कोई और बात नहीं है आपसे हुँ। करने के लिए। नाउ यू अंडरस्टैंड कि वो उसके लिए कितना बड़ा सपना होगा। मैं इस चीज़ को बिल्कुल मानती हूँ कि बिल कई वो कुछ शॉर्ट टर्म होती हैं, कुछ चीज़ें लॉन्ग टर्म होती हैं। तो ये भी समझना बहुत ज़रूरी है कि वो इंसान कितना पागल है उस चीज़ के लिए। इसका सबसे बढ़िया तरीका होता है समझने का कि आप लक्ष्य या सपना ना चुनें, सपना या लक्ष्य आपको चुन ले। हुँ, फिर वो आपको खाते, पीते, उठते, बैठते, सोते, जागते छोड़ेगा नहीं। हो सकता है आप जिसे चुन रहे हो वो छोड़ दे। हुँ, पर अगर अब जैसे आपने कहा ना कि आपने मीडिया को टच किया हुँ, और मीडिया ने आपको पकड़ लिया पकड़ लिया। और वो आज तक पकड़े हुए हुँ, हैं हाँ, और उसी में आप ग्रो कर रहे हैं। तो ये इन दोनों में डिफरेंस है। एक है कि मैंने चुना है और मैं सबसे आर्गुमेंट कर रहा हूँ, हुँ, लेकिन मैं फ़ोकस्ड भी नहीं हूँ, क्लियर भी हुँ, नहीं हूँ, हुँ, पर मुझे करना यही है। यहाँ कॉन्फ्लिक्ट है, यहाँ गड़बड़ है। हाँ, आपने कुछ ट्राई किया, आपने कुछ देखा, आपको वो चीज़ समझ आने लगी और आपको दूसरे चीज़ों की तुलना में वो बहुत ज़्यादा समझ आ रही हुँ, है। आप एकदम से कनेक्ट हो जा रहे हो उस चीज़ से। जैसे हम अ, कोई रास्ता इस तरफ आता ही नहीं, हुँ, संसार से हुँ, इधर का कोई रास्ता नहीं नहीं है। है। पर आप पाते हो कि जो पॉसिबल रास्ते हैं उनसे आप बिल्कुल कनेक्ट ही नहीं हो। हुँ, लेकिन एक कोई उड़ती-उड़ती चीज़ आती है और आपको लगता है कि अरे! ये तो मेरी ही हुँ, जैसे आत्मा की बात है। हुँ, तो आप एकदम जुड़ जाते हो और हुँ, आप उस दिशा में बढ़ते चले जाते हो। तो ये एक युवा वर्ग है जो किशोरावस्था में अभी है, उन्हें ये ज़रूर देखना पड़ेगा कि कोई चीज़, कोई सपना या कोई लक्ष्य आपको चुनता है या आप बस एक फैंटेसी में कोई चीज़ पकड़ लाते हो और उस पे जिद करके बैठते हो। तो ये समझना होगा क्योंकि अगर आप कोई रास्ता चुनते हैं, उस रास्ता में सक्सेस रेट 100% नहीं है, हुँ, किसी भी मार्ग नहीं में है। नहीं है। हुँ, तो क्या जो उसका जो दूसरा पहलू आएगा, मान लो असफल हो गए तो क्या? हुँ, तो उस तो क्या को अगर आप बर्दाश्त कर सकते हो, तो आप उसी रास्ते में जाओ, जहाँ पे आप अगर उसका दूसरा वाला साइड इफ़ेक्ट आए, तो आप उसको आसानी से मैनेज कर पाओ, मैनेज बेयर कर कर पाओ। पाओ। अगर नहीं कर पाए, चले गए सुसाइड करना, तो सारा ही खत्म हो गया। इससे बढ़िया तो ना ही जाते ना। हुँ, तो ये ज़रूरी चीज़ है कि उससे लाभ होगा, इसलिए मैं जा रहा हूँ उस मार्ग पे। नो डाउट बहुत अच्छी बात है। हुँ, लेकिन अगर आप असफल हो गए, तो क्या? तो क्या? क्या उसके साइड इफ़ेक्ट को आप सह पाओगे? हुँ, तो ये आपको तैयारी करके जानी है और तैयारी का मतलब ही यही होता है, जिसको हम बोलते हैं पात्र होना। हुँ, कि जब वो रास्ते पे चलते हुए आप गिरोगे ना, 1 बार गिरोगे, 2 बार गिरोगे, तो जब गिरने पे आप वापस खड़े होने के लिए क्षमता लेके जा रहे हो या नहीं? जैसे अब हम लोग ट्रैकिंग में जाते हैं, हुँ, तो हम लोग कैलकुलेट करते हैं ना, रिस्क कैलकुलेट करते हैं, एल्टीट्यूड कैलकुलेट करते हैं, ठंड कितनी रहेगी ये देखते हैं, ऑक्सीजन कितना रहेगा ये देखते हैं, फिर हम कितने दिन के लिए जा रहे हैं, कितना खाना चाहिए, कितनी मेडिसिन चाहिए, ये क्या है? तैयारी ही तो है हुँ, ना।
तो हमने लक्ष्य बनाया कि ठीक है, मुझे आदि कैलाश जाना है या मुझे केदार धाम जाना है, तो उसके लिए मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ खुद को। अगर मौसम खराब हो गया तो मैं क्या करूँगा? मेरे पास छतरी है, डंडा है, टॉर्च है, ये सब ये क्या है? मैंने रिस्क को मैनेज करने के लिए मैंने ये सारा प्रबंध किया है। आप सपने तो देखते हो, पर सिर्फ सपने हवा में देखते हो। धरातल में उस सपने का अगर जर्नी में आप चोटिल होते हो, गिरते हो, दुत्कार दिए जाते हो, रिजेक्ट कर दिए जाते हो, भगा दिए जाते हो, उस ट्रॉमा को आप झेल पाओगे? अगर आप झेल पाओगे, यस आप तैयार हो, 100% तैयार हो, आपको ही जाना चाहिए। लेकिन नहीं, मलाई-मलाई तो हमारे सपने में है, पर अगर फेल हुए तो हम तो मर जाएँगे, सुसाइड कर लेंगे, हमारे साथ बहुत बुरा हुआ। अगर ये वाली मानसिकता है, तो फिर आपको नहीं जाना चाहिए। ये हर फील्ड में ये हर फील्ड लागू में है, होता मतलब है। रियल ग्राउंड पे मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी फील्ड ऐसी नहीं है जो बहुत ही स्मूथली रन करती हो। बिल्कुल, कोई बिल्कुल, भी फील्ड नहीं है। बिल्कुल। आप अपनी फील्ड को ले लीजिए, जी। कितनी टफ है। इतना हाँ, आसान नहीं है, मेरे लिए नहीं आसान जी, है। मैं एज अ जी, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग अगर बोलूं कि मैं को आपके राह पे चलना हो तो मेरे लिए शायद नहीं आसान होगा। जी, सब कुछ छोड़ना पड़ता है आपको मेंटली, जी, कुछ एक चीज को पाने के लिए। करेक्ट। और ये इस सांसारिक दुनिया में रहते हुए मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि कहीं न कहीं मेरे दिमाग में अगर मैं 1 हफ्ते के लिए भी कहीं जा रही हूँ, तो मेरे दिमाग में रहेगा मेरा घर कैसे हो रहा होगा, मेरे बच्चे कैसे रह रहे होंगे, मेरा ये कैसा होगा, मेरा वो कैसा होगा। और फिर अपने आप को पूरा समर्पित कर देना बहुत टफ है। फिर वही अगेन कि पागलपन और जुनून चाहिए उस चीज़ के लिए। तब जी, आप किसी चीज़ में एक टॉप लेवल पे पहुँच पाते हो। मुझे ऐसा लगता है। जी, जी, सेकंड जर्नी में भी जो मैंने शुरू किया, क्योंकि मैंने फर्स्ट जर्नी जो थी बीइंग अ फीमेल, आपको कहीं-कहीं कॉम्प्रोमाइज़ ज़्यादा करना पड़ता है, बट हम कहीं-कहीं कहेंगे कि आपको अपना करियर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। मैंने भी किया, 6-7 साल का गैप लिया। उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, मुझे दोबारा शुरू करना चाहिए। और तब मैंने ये अपनी पॉडकास्टिंग की जर्नी और वॉइस ओवर की जर्नी और जो भी आप कह लीजिए यूट्यूब की जर्नी शुरू की, कि आई नीड टू प्रूव माई सेल्फ, एट लीस्ट टू मी, नॉट टू हाँ, एनीबॉडी एल्स, कि यार तुम कुछ थी, तुम ऐसे अपने आप को गिरा नहीं सकती हो। तो उसके लिए आपको खड़ा होना पड़ता है, नहीं, इसके आपको। लिए तो हम आपको अप्रिशिएट करेंगे। बहुत बहुत ही बहुत-बहुत शानदार शुक्रिया। आपने। क्योंकि और टफ है, जी, मैं बिल्कुल मान रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ों का गिल्ट भी होने लग जाता है। मेरा घर सही से व्यवस्थित नहीं है, मेरे बच्चे सही से मैनेज नहीं हो पा रहे हैं। कई बार मुझे जो उनके साथ समय बिताना होता है, वो मैं नहीं कर पाती हूँ। लेकिन कोशिश पूरी करती हूँ कि मैं हर एक अपनी ज़िम्मेदारी को सही तरीके से निभा पाऊँ और अपने आप को प्रूव कर पाऊँ। मुझे किसी और को नहीं प्रूव करना। आई नीड टू प्रूव इट टू माई सेल्फ कि आप कुछ थी और आप कुछ कर सकती हैं। वो पागलपन, वो जुनून कहाँ गया जो आपकी यंगर जनरेशन में था। तो इसलिए ये सब शुरू हुआ है। एक और सवाल अभी हमारा बात आया सुसाइडल थॉट का, कि बच्चों के मन में आजकल हम देख रहे हैं कि 9-10th के बच्चे भी, रिजल्ट कुछ खराब आया या कुछ ऐसा हुआ, अगेन फिर वही जजमेंट वाली चीज़ आ जाती है। सुसाइड कर लेते हैं पट से सेकंड्स में। कैसे सर? क्यों? कोई केस आपके पास ऐसा आया या कुछ भी? अम, अगर ऐसे कहें तो शायद हम 3-4 नवयुवकों को, बच्चों को इससे बाहर मतलब लाने के निमित्त बने हैं। हुँ, हुँ। और वो बस हमें लगता है कि एक सडन थॉट आता है, वो जो कहते हैं ना वो दर्द बढ़ता है, हुँ, वो एक पीक होता है, उस समय बस ये आता है कि कुछ नहीं बचा। हुँ, क्योंकि किसी से जुड़ाव बचता नहीं है, हुँ। क्योंकि जिससे भी कुछ बोला होगा तो पलट के तो या तो ज्ञान आया होगा हाँ, जिसकी ज़रूरत नहीं थी उस जी। समय, या कुछ जजमेंट आया होगा, तो ले दे के हम अकेले हो जाते हैं और अकेले होके फिर वो थॉट हमको ही कूटते हैं हुँ, अंदर अंदर। हुँ, हुँ। हमें लगता है इनसे छुटकारा मिले, छुटकारा का एक ही उपाय नज़र आता है और वो ऐसा निर्णय ले लेते हैं। तो बीच में हमने काफ़ी कोशिश भी की थी, जैसे फेसबुक पे हमने ओपनली अपना फ़ोन नंबर डाला कि किसी भी बच्चे को कभी भी ऐसा लगता है कि इस समय वो इस मानसिकता में है, तो एक बार सिर्फ बात करते हैं। कई बच्चों ने संपर्क किया, फिर उनको धीरे-धीरे हमने ऑनलाइन कक्षा में अपने बिठाना शुरू किया। वो वापस बहुत अच्छे हो गए, अपने करियर में ग्रो करे। कई फ़ोन आते हैं कि उन्होंने अ, अच्छा अच्छा कर रहे हैं, आपका बहुत थैंक यू या धन्यवाद। तो आसान है अगर एक तो समझने वाला व्यक्ति सराउंड में हो और बस उसको उस मोमेंट से डिस्ट्रैक्ट कर पाओ। हम कहते हैं ना जीवन में हर जगह कंसंट्रेशन चाहिए, हुँ, सुसाइडल थॉट में रियल में डिस्ट्रैक्शन चाहिए डिस्ट्रैक्शन उससे। चाहिए। आप डिस्ट्रैक्ट, क्योंकि सारी एनर्जी वो फोकस्ड हो जाती है, मर जाऊं खत्म हुँ, करूं खत्म। हुँ, हुँ। बस वहां से एक बार वो जो एक सर्कल बन चुका है, भंवर बन चुका है, आप एक बार उसको तोड़ के बाहर आ जाते हो, फिर आप उस खतरे से बाहर हो कुछ समय के लिए, पर आपको लगातार काम करके फिर बाहर आना पड़ता है।
पर सुसाइड देखिए समाधान तो है नहीं किसी चीज़ का। वो सबको पता होता है सर। अभी एक जो शायद कर रहे होंगे, लोग उनको भी जज करते हैं जो सुसाइड कर लेते हैं। सोशल मीडिया में मैंने बहुत देखा है। इतना आसान नहीं होता सुसाइड कर लेना भी, अपने आप को खत्म कर लेना भी। जी, वो कितनी अपने अंदर जद्दोजहद से गुजरे होंगे, वो जी, सिर्फ वही समझ सकते हैं जो गुजरे होंगे, या जिनके दिमाग में कभी ऐसा कोई थॉट आया होगा, वो सिर्फ वही समझ सकते हैं। लेकिन हम उनको भी जज कर रहे हैं, सुसाइड के लिए ये कोई बात है? इसीलिए तुम किसी से हमारे बात तो करते, अरे तुम सुनते हो क्या किसी की बात? जी, किसी का मेरे पास कॉल आए कि स्वाति मेरे को बात करनी है एक बार को, मैं कहूंगी अरे यार रुक जाना, अभी किसी काम में व्यस्त हूँ, थोड़ी देर बाद बात करूंगी। क्या तुमने सुना उसको? नहीं सुना सर। हुँ, जब आपने सुना नहीं उसको, तो हाउ कैन यू जज दैट पीपल कि तुम बात तो करते? जाने के बाद तो तुम सब कह रहे हो 36 लोग आ गए बात करने को, लेकिन जी, जब तक वो इंसान था, कोई नहीं था उसके पास बात करने के लिए। और ये आपने बिल्कुल सही बोला कि ये चीजें होती हैं बात करने की। हाँ, आपके पास अगर कोई बात करने के लिए है ना, तो आप उन सारी चीजों से निकल सकते हो जिनके लिए आप बहुत मेहनत करते हो अकेले होके। क्योंकि अकेले लड़ना किसी भी जंग से ना बहुत बड़ी बहुत जंग होती है। मुश्किल बहुत बहुत मुश्किल। मुश्किल होता है। हमें हमें कोई व्यक्ति हैं जो हमें ये बोलते हैं कि भूपेंद्र आप सुनते बहुत अच्छा है। हम सुनते 2 नंबर वाले हैं ना। हाँ, आप सुनते बहुत अच्छा है जी। कि मतलब हम किसी की पीड़ा को 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे शिविर में आते हैं जैसे, तो शिविर में हम पर्सनल काउंसलिंग का टाइम देते हैं। किसी को अगर लगता है कि जो सेशन चल रहे हैं हुँ, सुबह से शाम तक, उसके हुँ, अलावा अगर आपको पर्सनल बैठना है, बातचीत करना है, तो एक तो ये इस चीज़ को लेके एश्योर करते हैं कि आपकी कोई भी बोली हुई बात बस यहाँ बात हुई और यहीं डिसॉल्व हो जाएगी, वो हुँ, कैरी नहीं होती। दूसरी कि आप जो भी बात करेंगे एज़ ए पर्सन आप अलग होंगे, वो बात हमारे लिए सब्जेक्ट होगी बातचीत करने का और उसी का समाधान होगा, वो समाधान आप उठा के जा सकते हो। उसको हम आपसे कनेक्ट करके बात नहीं करेंगे। तो जब ये चीज़ हो जाती है तो वो रिलैक्स हो जाते हैं और इस पे बात होती है। इन सब चीज़ों में सिर्फ़ और सिर्फ़ सुनना ही होता है, ज्ञान देने की ज़रूरत ज़रूरत नहीं नहीं होती। होती। इस समय तक वो व्यक्ति खूब ज्ञानी हो हुँ, चुका हुँ, होता है, हुँ, उसे बस धैर्य से सुन लो। सुन लो, बहुत सारी चीज़ों का सच में समाधान है कि तुम्हारे पास कोई सुनने वाला सुनने हो, वाला हो। बस। नहीं है सर, आज की डेट नहीं में है। बहुत ही रेयर लोग हैं जिनको सुनने वाला है, और इसीलिए शायद गुरु का मार्गदर्शन ज़रूरी हाँ, है कि वो हमें जज ना करे एटलीस्ट। बिल्कुल, हमारे पास कोई तो एक ऐसा इंसान हो जो हमें जज ना करे। हम कोई भी बात अपने मन की होती है, खुशी हो, दुःख हो, परेशानी हो, एंग्ज़ायटी हो, जब आप किसी को बताने जाते हैं ना, उसके पास समय नहीं है आपको सुनने के लिए। जी, जी। और वहीं पे फिर आप डिप्रेस होना शुरू करते हैं। वो जो कोई भी हो सकता है, वो एक घरेलू महिला हो सकती है, वो एक बच्चा हो सकता है, वो एक ह्यूमन बीइंग कोई भी कोई हो भी हो सकता है, सकता कोई भी है, हो मेल हो सकता है। सकता है, क्योंकि मेल भी जिन चीज़ों से गुज़रते हैं, वो शायद एक आम इंसान नहीं समझ सकता, उसके पास बहुत सारी ज़िम्मेदारी है। हमें लगता है कि जो पहले लोग साधु बन जाते थे ना, तो साधु संसार से अपने को अलग करता हुँ, था। मतलब संसार की व्यस्तता से, हुँ, वो बिल्कुल फ्री करता था हुँ, खुद को और भिक्षा के नाम पे समाज में जाता था। हुँ, अब उसके पास टाइम है। आज भी हमने देखता हम सामान्यतः जब भ्रमण करते हैं, एक साधु, सिर्फ साधु है, ना तो वो चिकित्सक है, हुँ, ना वो कोई वैसा कोई घोषित ज्ञानी नहीं है, हुँ, पर हर गाँव में या घर में जैसे मान लो हम जाएँ ना, हुँ, तो लोग आ जाएँगे। हुँ, ये कहाँ से आई होगी लोगों के अंदर प्रवृत्ति हुँ, कि कभी न कभी ये जो साधु वाली सिस्टम रहा होगा ना हुँ, समाज में हुँ, कि लोगों को सुनते सुनते होंगे हैं। कि तुम आओ अपनी सारी पीड़ा यहाँ दे जाओ। बल्कि कहावत भी है कि कि महाराज आपके लिए हम क्या लाएं। वो कह देते तुम अपने दुख पीड़ा यहाँ अर्पण कर हुँ, जाओ और यहाँ से आशीर्वाद लेके जाओ। पहले ऐसे लोग बोलते थे। बोलते थे। तो कौन साधु कहाँ का साधु, वो क्यों जज करेगा। लोग आते ये पीड़ा है वो पीड़ा सब बोलते जा रहे हैं, वो सुनते जा रहे हैं, ढाढ़स भी बंधा रहे हैं। आज साधु खुद ही कमरों के अंदर बंद हैं। हुँ, पहले इनका काम होता था एनर्जी एक्सचेंज करना। एनर्जी एक्सचेंज। आप जाओ, आप भिक्षा के नाम पे घर की प्रॉब्लम समझ आती थी। उनकी चार दीवारी में क्या हो रहा है साधु को बताते हैं, वो समाधान देके चले जाते हैं। किस्सा आता है ऐसे ही कि एक बहू आई कि उसकी सास उसको बहुत कष्ट दे रही है हुँ, और दिन भर हमारा झगड़े में ही बीत जाता है। हुँ, तो उन्होंने कहा ठीक है तुम कल आना, तुमको उपाय देते हैं। तो एक वो पानी की बोतल थी, उसमें बोले कुछ इसमें डाल दिया है, बस एक काम करना है कि तुम्हें सुबह से लेकर के हर 3-3 घंटे को इसको मुँह में रखना है। बोले ठीक है। तो वो मुँह में रखे, अब उधर सास कुछ बोल रही है, अब चूँकि दवा रखी है मुँह में,
बोल नहीं तो बोल ही सकते। नहीं सकते। तो धीरे धीरे सास को लगे तो बड़ी अच्छी है, उसके गुण दिखाई देने लगे, क्योंकि वो रिएक्शन में चेन रिएक्शन बनता है। कुछ ही दिनों में सही हो गया। वापस साधु एक आध साल बाद घूमते घूमते आए, घर परिवार तो बड़ा खिला हुआ। तो बड़े प्रसन्न कि क्या हुआ था, आपकी दवाई बड़ी असर की। तो वो जुड़ा हुआ है इस। बिल्कुल। तो आज हमें लगता है ना कि ये इतनी सारी जो समस्याएं हैं, इन समस्याओं के पीछे जो एक वर्ग है हमारा, जो जिसको हम साधु कहते हैं, सन्यासी कहते हैं, जिसने अपने लिए एक अलग दायित्व चुना, जिसने अपने को केंद्र में ना रख के संसार और समाज के लिए कुछ केंद्र में रख के किया, कि मतलब अगर मैंने ज्ञान भी अर्जित किया है तो मैं जाके बांटूंगा। मुझे अगर इसी सिंहासन में ही बैठना था, महल में ही रहना था, तो बढ़िया गृहस्थ रह के रहते। तो अगर हम अपने को वहां से, मान लीजिए कोई व्यक्ति अलग करता है, उसका दायित्व तो है, परम कर्तव्य है कि वह समाज में जाए, विचरण करे। नियम है कि 3 दिन से अधिक एक ही जगह पे नहीं रहना, अपने लिए कुछ संग्रह नहीं करना, और कल्याण के भाव से विचरण करते रहना। उसका भाव ही केंद्र में यही है। तो सच में सुनने वाली व्यवस्था अगर ये वापस आ जाए और ऐसे लोग निस्वार्थ भाव से वापस समाज में विचरण करें, तो काफ़ी हद तक समस्या सॉल्व हो जाती। हम खुद बचपन में हमारे यहाँ एक आते थे, चित्रकूट धाम है वहाँ पास में, तो वहाँ से आते थे, उनके साथ खेलते थे, किस्से सुनते थे, कहानियाँ सुनते थे। और वो सबकी, वो साधु आते थे, जैसे हमारे यहाँ छानी थी वो शरीर संबंधी वहाँ, तो वो टूट गई बारिश में। वो साधु उठ के लगे हैं उसको छानी बनाने में, वो छप्पर बनाने में। हैरान। तो वो ऐसे ही होते थे, उनको क्या चाहिए, वो भिक्षा लेते थे, चले जाते थे। तब इतना पैसे का युग नहीं था ना, हाँ। मुद्रा बेस्ड युग नहीं था। आज के डेट में सब कुछ पैसा ड्रिवन है सर। चलो पैसा क्योंकि भी, जो आप बोल रहे हैं ना अभी सुनने वाली बात, आजकल लोग सुनने के भी पैसे लेते हैं, काउंसलर्स, और वो भी अच्छा खासा लेते हैं कि आम इंसान उन तक पहुंच नहीं सकता अपनी बात सुनाने के लिए भी। तो ये भी बड़ी दिक्कत है। इसीलिए तो हम साधुओं वाला सिस्टम की वो कि ना, इनका अगर ये लोग थोड़ा सा, हम हमारा खुद का भी है, हम तो अपने अपने स्तर पे कोशिश करते हैं। जैसे अभी हमने दक्षिण के हिस्से को नहीं स्पर्श किया, तो अभी कोशिश रहती है, गुजरात चले जाते हैं, महाराष्ट्र चले जाते हैं, पंजाब चले जाते हैं, और ऐसे ही गांव में किसी के यहाँ चले गए हैं, बाहर खटिया है, जाके अधिकार पूर्वक बैठ गए हैं। और लोग आते हैं, पहले डाउट करते हैं, फिर वो अता पता पूछते हैं, फिर उनको जब संतोष हो जाता है तो धीरे धीरे पूरे गांव के लोग भी आते हैं। फिर वो पूछेंगे, अच्छा उनको पता नहीं क्या भरोसा है, शुगर का भी पूछे, मैं कोई चिकित्सक नहीं हूँ, शुगर का भी पूछेंगे, बीपी का भी पूछेंगे। घर परिवार में बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है, कोई कोई आएंगे जो दर्शनों पे भी बात करेंगे, कोई आएंगे उपनिषदों पे भी बात करेंगे, कोई आएंगे वेदों पे भी बात करेंगे, लेकिन इसकी भी बात करेंगे कि आज बहू से झगड़ा हो गया है या सास से झगड़ा हो गया है। तो सब सुनना। अच्छा, इसी से समाज की नब्ज पता लगती है कि समाज किस दिशा में जा रहा है। तो ये जो साधु परंपरा थी ना, ये बड़ा एक, कहे ना, बिखरे हुए फूलों को एक धागे में पिरोने वाला काम था। और ये कड़ी हमारी विकृत हो गई, टूट गई। बिल्कुल सही। अब धार्मिक कार्य मतलब बस एक मनोरंजन का साधन जैसा दिखाई पड़ते हैं। साधना नहीं रही, संपर्क नहीं रहा, संवाद नहीं रहा, इसकी बड़ी कमी खलती है। मोनोलॉग हो गया। हाँ, बिल्कुल सही बात है। एक और चीज़ यहाँ पे आती है सर, हम सुसाइड्स की बात कर रहे थे। सोशल मीडिया पे हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग अच्छी खासी जिनकी लाइफ चल रही होती है और सारी चीज़ें होती हैं, कई बार एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, जो आज के डेट में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और उनसे दोनों लोग कहीं ना कहीं जूझ रहे हैं। सिर्फ ऐसा नहीं है कि फीमेल जूझ रही हैं या मेल जूझ रहे हैं, दोनों लोग बराबर तरीके से। फिर वही बात आ जाती है, संवाद की कमी। कोई एक दूसरे को समझना नहीं चाहता, फिर उसको दूसरा कोई इंसान समझने वाला मिलता है या सुनने वाला मिलता है, समझता तो कोई नहीं है, सुनने वाला मिलता है, वो उधर इंक्लाइंड हो जाता है। और एक वो जाल भी होता है मछली को फांसने वाला। तो लोग इस उससे चलते हैं, ऑल्दो जो सुन रहा है वो इसी ध्येय से चल रहा है कि मछली फंसेगी, और वो फंसा लेते हैं सिर्फ सुन के। तो ये क्यों नहीं है कि आपस में संवाद नहीं है, और ऐसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर क्यों ऐसा लगता है कि हमें दूसरा ही इंसान समझ सकता है, हमें अपना नहीं समझ सकता, और ये सारी चीजें इसका समाधान तो हो भी सकता है कि जैसे ही कोई संबंध, चलो जब तक अभी कोई संबंध बना नहीं कहीं पे भी ना, मतलब माता पिता का रिश्ता तो जन्म से प्राप्त हुआ हमको, लेकिन उसके बाद जितने भी आपके संबंध बनते हैं, तो वो तो आप आरंभ करते हैं ना कहीं से। तो जब आप आरंभ कर रहे होते हैं, तब तो आपकी लाभ हानि बहुत ज़्यादा नहीं जुड़ी है। संवाद में जो डिस्टेंस आता है,
वो बस यहाँ से आना शुरू हो जाता है कि अगर ऐसा कर दिया तो यह खो जाएगा, या टूट जाएगा, या छूट जाएगा, या नेगेटिव रिएक्शन आएगा। अगर संवाद बनाए रखना है तो सबसे सरल उपाय है कि हम लाभ हानि की चिंता किए बिना एक दूसरे को सुनने का शुरू से ही अभ्यास डाल दें कि तुम कुछ भी बोल सकते हो या हम कुछ भी सुन सकते हैं ऐसे। तो ये एक प्रैक्टिस है, और ये प्रैक्टिस है ही नहीं हमारे लाइफस्टाइल में। सबकी अपनी दुनिया बन जाती है। तो जब आप, जैसे कोई कहता है पति पत्नी है, पति पत्नी मतलब उन दोनों की दुनिया कॉमन है, बाकी संसार भर की पर्सनल हो सकती है। लेकिन अगर कोई पति पत्नी कह रहा है तो पति पत्नी का मतलब एक उनका दोनों का, कहा भी जाता है कि साझा जीवन है। तो साझा का मतलब यह है कि उस संसार में जो भी बातें हैं सूचना दोनों को समान होंगी। आप बैंक अकाउंट भी तो खुलवाते हो तो साझा खुलवाते हैं ना, कि जो भी धन है दोनों को ज्ञान है कि कितना धन है। तो जब संवाद में जैसे ही कोई कहता ना कि ये अब मेरा पर्सनल स्पेस है, तो वहां से फिर स्वाभाविक है कि कुछ ना कुछ, मतलब मेरे व्यवहार में मिसिंग है। कोई कहे ना कि ये तो कुछ ना कुछ मिसिंग है, जो व्यक्ति अब कहीं और अपने आप को, वो इमीडिएट नहीं जाता कभी भी। कोई भी व्यक्ति आपसे इमीडिएट नहीं दूर जाता। एक हो सकता है, देखिए हमें इस विषय का ज्ञान नहीं मैं है, समझ रही हूँ सर। सच्चाई ये है कि हमें इस विषय का बहुत ज्ञान नहीं है। सच कहें तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। हम बस एक समाज में छोटे मोटे सुने हुए अनुभव के आधार पे आपको ये बात कह सकते हैं कि हमें क्या लगता है। हम सिर्फ इसमें जो लग रहा है, हमें पूरी बातें इसकी नहीं पता। अब हमसे योग पे बात करेंगे, ध्यान पे बात करेंगे, दर्शन पे बात करेंगे तो हम नहीं, मैं समझ शायद सकती पूरी हूँ सर। बात कर सकते मतलब हैं। क्योंकि हम यहाँ पे प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं जी जो आम जीवन में चल रही है। जी और प्रॉब्लम ये है कि कई बार लोग कह सकते हैं कि मैं फीमेल बायस्ड हो रही हूँ शायद, लेकिन जितना मैंने आम देखा है लोगों को, वहां पे ये होता है कि घर की दाल भात खा के हम थक चुके हैं और हमको अब बाहर की बिरयानी खानी है। तो इस वजह से भी एक्स्ट्रा अच्छा। मैरिटल अफेयर होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी विचार नहीं मिल रहे हैं, विचार की तो बात ही नहीं आती ना। ओके। आप विचार करते कितना है? आप एक नॉर्मल घर में जब जाएंगे तो वहां पे आपके विचार नहीं पूछे जाएंगे फीमेल के, कि आप अपना पॉइंट रखिए, ये चीज हुई है और इस चीज पे आपका पॉइंट भी वैलिड मैटर करता है। आप अच्छा। तो कुछ है ही नहीं, आपको पता क्या होगा, आप तो हाउसवाइफ हैं, तो आप कैसे अपना विचार रख सकती हैं? ये एक माइंडसेट है सर। ओह। तो ओके। फीमेल की वो विचारों वाली बातों पे तो उसका कोई मतलब ही नहीं है, तुम घर संभाल रही हो, घर संभालो ना, ये वाला हाल है। लेकिन अब वहां पे ये बात आ जाती है कि दाल भात से हम तंग आ गए हैं तो इसलिए हमको चाहिए बिरयानी। तो ये वाली भी चीज एक होती है। और उसके बाद में फिर सेम चीज जब दूसरी तरफ से रेसिप्रोकेट हो रही है आपको, तो आप परेशान हो जाते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो हमने सोचा ही नहीं था, ये तो कल्चर का हिस्सा ही नहीं था। तो फिर वहां पे दिक्कत हो जाती है। तो क्योंकि जो फीमेल होती है, मतलब मैं अगर अपना बात साझा करूं, तो उसको फिजिकल नेसेसिटीज उतनी ज्यादा नहीं होती। आज की है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन नॉर्मल फीमेल की बात करूं अगर मैं, तो उसको फिजिकल नेसेसिटी इतनी नहीं है जितनी उसको बातें शेयर करने की नेसेसिटी है, उसको कोई समझे इसकी नेसेसिटी है। लेकिन लोगों को लगता है कि अगर आप शादीशुदा जीवन में है तो सिर्फ यही एक चीज है जो फीमेल को और मेल को जोड़े रखती है, उसके अलावा कोई चीज नहीं है। इन सारी चीजों से हम कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, या कैसे हम समझा सकते हैं उस इंसान को जो ये सोचता है कि एक फीमेल और मेल को सिर्फ और सिर्फ एक चीज जोड़े रह सकती है, संबंध जो हम आपस में स्थापित करते हैं, एंड दैट इज ऑल। नहीं तो इसमें देखिए, कहीं ना कहीं हर व्यक्ति ना संतोष खोजता है ना, सेटिस्फेक्शन खोजता है, और शायद हम अपनी बात किसी को शेयर करके भी संतुष्ट होते हैं, या भीतर से खाली होते हैं, शांत होते हैं। तो जो लोग भी ऐसा उपाय करते हैं तो ये तो अपने आप में रिस्की भी है। आप इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकाते हैं और इसको सोचते नहीं हैं, आगे पीछे का नहीं सोचते। पर आत्मसंतोष के इसीलिए सबसे श्रेष्ठ उपाय फिर आध्यात्मिक मार्ग कहा गया ना। इन सारी बातों का वास्तविक समाधान, ये हमें लगता है कि ये चलते रहेंगे जब तक मानव जाति इस अर्थ में चल रही है। इनका कोई समाधान नहीं है। ये कोई ऐसे बात नहीं है कि इसका कोई इलाज है, समाधान। लोग हैं, सब तरह के लोग हैं, वो चलेगा। डिसाइड ये करना है कि हमें क्या चाहिए और वो कैसे मिलेगा। आपको आत्मसंतोष चाहिए। आत्मसंतोष का एक बहिर्मागी उपाय है जो टेम्परेरी है।
जो दूसरों पर निर्भर है। दूसरे डिसाइड करेंगे कि ये चीज़ आपको प्राप्त होगी या नहीं होगी। एक स्वयं पर निर्भर है, जिसको हम आध्यात्मिक मार्ग कहते हैं। 3 तरह की चीज़ें होती हैं। एक आधि दैविक, आधि भौतिक और आध्यात्मिक। आध्यात्मिक मार्ग में कहा जाता है कि जो जो बुराई हमारे से ही उत्सर्जित हुई है, हमसे ही निकली है, उसका हमें समाधान करना है। जैसे क्रोध, ये मेरा विषय है। अ, भय, चिंता, डिप्रेशन, ये सब मेरा विषय है। तो अगर मैं इन सब का समाधान कर रहा हूँ, असंतोष, तो इनका मैं अगर समाधान कर रहा हूँ तो ये मेरा आध्यात्मिक काम है। तो मैं अपने आध्यात्मिक काम को कर रहा हूँ, मैं अपनी आध्यात्मिक प्रगति कर रहा हूँ। तो कहते हैं ना, इसीलिए आध्यात्मिक मार्ग में शांति है। शांति मतलब आप सेल्फ सेटिस्फाइड हो। आपको जरूरत ही नहीं है कि मुझे किसी से के साथ कुछ शेयर करना है, मुझे किसी के टाइम की जरूरत नहीं है, मुझे किसी की सांसारिक दुनिया में बिल्कुल कठिन है, असंभव हो सकता है। पर सांसारिक दुनिया हमने एकांगी बना रखी है। हमारी वास्तविक दुनिया क्या है? 4 भागों में जैसे डिवाइड है ना, तो संयुक्त है सारी चीजें। ऐसे ही हमारा जीवन है। हमने सिर्फ संसार को ही सच मान रखा है और उसी में हर प्रश्न का उत्तर ढूंढते हैं, उसी में हर बीमारी का इलाज ढूंढते हैं। हमें लगता है कि संसार बस सिर्फ संसार ही है और संसार की ही प्रॉब्लम है और संसार में ही इसका उत्तर है। लेकिन ऐसा नहीं है। जीवन में हर चीज के ओरिजिन अलग अलग है और हर चीज का समाधान आप एक ही कि बस बाहर ही मिलेगा, नहीं। कुछ चीज़ों का समाधान ऐसा है जो भीतर से आता है, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम के बहुत सारे जड़ें भीतर ही हैं, बाहर है ही नहीं। रिफ्लेक्ट बाहर हो रही, हमें लग रहा है वहां से आ रही, रिफ्लेक्शन वहां से आ रहा है, ओरिजिन आपका है, भीतर है। तो जिसमें हम कह रहे थे ना, 3 तरह की चीजें, एक आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। आध्यात्मिक मतलब मेरे से जुड़ी हुई जो कमियां हैं, यदि मैं उन्हें ठीक करने में लगा हूं तो मैं आध्यात्मिक हूं। और इसी अपनी अपनी, अब एक व्यक्ति बताइए कि अगर उसने, एक किस्सा सुनाते हैं, इससे रिलेटेड है। एक मित्र को हम ऐसे ही बोल रहे थे कि ध्यान करना चाहिए, योग करना चाहिए, तो उन्होंने बोला क्या हो जाएगा इससे। तो मैंने ऐसे ही बोला उसको कि अच्छा एक बात बताओ, तुम दुख को पसंद करते हो? मतलब अगर जीवन में दुख आता है तुम्हें कैसा लगता है? यार खराब लगता है। तो दुख से मुक्त होने की कोशिश तो करते हो ना। यदि शरीर में रोग हो गया तुम उसे ठीक करना चाहते हो, परेशान हो, मन ठीक नहीं है, तुम उसे ठीक करना चाहते हो, किसी चीज का अभाव है, तुम उसको पूरा करना चाहते हो। तो दुख के साथ तो नहीं जी सकते ना। ये तो ऐसा हो गया जैसे जूते में कंकड़, आप उसके साथ नहीं चल सकते। चल भी जाओगे दर्द सहते हुए तो लंबा नहीं चल सकते। तो दुख से मुक्त होने का उपाय तो जरूरी है ना। तो हाँ, तो हमने कहा संसार में कितने दुखों का उपाय है कि चलो स्पेसिफिक है, इस चीज का ये है, इस चीज का ये है। सभी दुखों का उपाय है क्या संसार में? नहीं है। तो क्या उपाय हो सकता है? इस मार्ग की जरूरत क्यों है? तो इस मार्ग की जरूरत इसलिए है, आध्यात्मिक मार्ग की आवश्यकता इसलिए है, और हर उस व्यक्ति के लिए है जो जो चाहता है कि मुझे अब कोई दुखी ना कर सके। जैसे हम उदाहरण देते हैं, क्या बुद्ध को कोई दुखी कर सकता है? नहीं कर सकता। तो जिस दिन आपको कोई दुखी ना कर सके या आपको दुखी करने के संसार में कोई उपाय न रह जाए, उस दिन आप मुक्त हैं। लेकिन जब तक ऐसे संसार में कारण आपके लिए बचे हो, जैसे मुझे दुखी कर सकता है कोई? हाँ बिल्कुल, अभी मेरे सामने बहुत सारे कारण हैं जिसमें मुझे दुखी किया जा सकता है। तब तक मुझे इस मार्ग की आवश्यकता है, तब तक मुझे आध्यात्मिक राह में चलने की परम आवश्यकता है। यही बात सभी के लिए भी है, सभी को समझना होगा। और कई बार ऐसा होता है ना कि आप वास्तविक जीवन में एक गलती करते हैं, आप परिचित दुख को भोगते रहते हैं लेकिन अपरिचित सुख को या परिचित मार्ग को स्वीकार नहीं करते। आपकी टेंडेंसी ऐसी हो जाती है, रोज वही दुखी होना, रोज वही आंसू बहाना, रोज वही शिकायतें करना, लेकिन बदलाव ना करना। ये टेंडेंसी है, ये प्रवृत्ति बन जाती है। इससे बाहर आना बहुत जरूरी है। अपरिचित सुख को, अपरिचित मार्ग को स्वीकारिए, परिचित दुख को धक्के मार के अपने से अलग करिए। आप ये मत सोचिए कि अरे अभी तो इतना ही दुख है, कहीं कुछ और करें तो इससे भी बड़ा ना आ जाए। नहीं आएगा। आप कम से कम इस दलदल से तो निकलिए। तो अल्टीमेट रास्ता तो स्वयं की तरफ ही आता है।
जो भी जागे हुए लोग हुए उन्होंने यही बताया कि अंत में लौटना अपने ही ठिकाने पे है, क्योंकि आप पाओगे कि सारे संसार के कष्टों का जो लेजर है ये यहीं से है। वो हुँ, लाइटें भले इधर उधर दिख रही हैं, हुँ, हुँ, पर लेजर हम स्वयं हैं, जो भी हमारे साथ हो रहा है। तो आपको अपने, अच्छा कोई कहता है कि मुझे बाघ ने डस लिया है, भाई आप लेवल अप कर जाओ ना, आप तल बदल लो। हुँ, आप मजदूरों के लेवल पे हैं अभी, मान लेते हैं, अब वहाँ रोज झगड़े हो रहे हैं, रोज गाली गलौज हो रहा है, आप पढ़ाई शुरू करते हो, आप उन्हीं के बॉस बन के आ जाते हो, हुँ, जो कल आपके कलीग थे, आज आप उनके बॉस हैं एक तरह से। तो लेवल अप करना सबसे बढ़िया तरीका है। सब चीज़ों को, सब झंझटों को, सब ये दिमागी फितूरों को साइड करिए। सबसे शिकायतें हैं, उन शिकायतों को लिख करके पुड़िया बना करके रख दीजिए कि सबका हिसाब करेंगे बाद में। हुँ, लेकिन अब दिमाग को फ्री करते हैं, अपने पे लौटते हैं, अपने पे काम करते हैं। सुबह 2 घंटे के लिए सन्यासी की तरह बंद हो जाते हैं। अपना योगाभ्यास करना है, ध्यान अभ्यास करना है, स्वाध्याय करना है, संगीत सुनना है। हुँ, संगीत सुनना है, संगीत सुनो। बिल्कुल। योग निद्रा करना है, लेट करके सो जाओ। हुँ, लेकिन अपने लिए 2 घंटे के लिए रहो, न तुम किसी के हो, न तुम्हारा कोई है। इतना आसान है सर ये बहुत समझ आसान है, पाना? सच बता रहे हैं, बहुत आसान है। हमें तो कोई ऐसे आ जाए ना, 2 दिन 4 दिन जंगलों में दौड़ाएँ उनको, उनको क्योंकि जंगलों जब में। आप सांसारिक बंधनों में रहते हैं, बंधन कह लीजिए या जो भी एक्सपेक्टेशंस तो होती हैं। ए एक बात बताइए, कोई अचानक से किसी का एक्सीडेंट होता है, उसको आप हॉस्पिटलाइज़ करते हो, तब आपके पास खूब समय निकल आता है। तब आप दिन-दिन भर, 6-6 दिन, हुँ, हफ्ते-हफ्ते भर हॉस्पिटल में, आईसीयू में देखते रहते हो हुँ, उसको। तब आपके पास खूब सारा पैसा इकट्ठा हो जाता है, और जो नेसेसरी है, ज़रूरी है, जो सच कहें तो प्रिवेंटिव है, उसके लिए आपके पास ढेरों बहाने हैं। हुँ। तो फिर आपका कोई हित नहीं कर सकता। फिर तो हम क्षमा ही माँगे कि क्षमा करिए। तो मतलब कोई कुल उपाय, मिला के हम सिर्फ सेल्फ केयर पे अल ध्यान दें अल्टीमेट रास्ता यही है। और अपने आप को ग्रो करने पे आप ध्यान जूते दें। पहनना शुरू करिए, हुँ, कंकड़ों को बीनते-बीनते आप बूढ़े हो जाएँगे, कंकड़ खत्म नहीं होंगे नहीं धरती होंगे। से, ठीक है? परेशानियाँ तो खत्म हाँ, होंगी ही तो नहीं अगर बढ़िया आप ब्रांड का जूता खरीदिए, उसे पहनिए और बढ़िया कंकड़ों के ऊपर मज़े से चलिए। आपकी क्षमता छोटी है, साइकिल से चलेंगे, छोटा पत्थर भी टकराएगा और आपको गिरा देगा। आप मर्सिडीज़ से चलिए या बढ़िया कार से चलिए। आप देखिए ना, थार दौड़ाते हैं लोग पहाड़ों पे। हुँ, एक सामान्य सा उदाहरण कि हुँ, लेवल अप करिए। हुँ, आप अपना तल बदलिए, आपके परिवार वालों की विचारधारा बदल जाएगी, आपके समाज की विचारधारा बदल जाएगी, आपके पूरा सराउंड बदल जाएगा। हुँ, केवल तल बदल दीजिए। तो इन चीज़ों का आप उम्र भर इलाज करते रहिए ना, उसी लेवल पे रहते हुए, कोई समाधान नहीं है। बिल्कुल सही। अपना तल बदलिए, अपने आप को ऊपर करिए, अपलिफ्ट करिए। अच्छा, एक चीज़ लास्ट, कि हमारा जीवन 2 चीज़ों से चलता है, ज्ञान और सामर्थ्य। हुँ, ज्ञान, बहुत लोगों के पास ज्ञान इतना ऊँचा है, हुँ, उन्हें पता है क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, लेकिन सामर्थ्य नहीं है। हुँ, ज्ञान के लिए सत्संग चाहिए, हुँ, विमर्श चाहिए, तो ज्ञान आ जाता है। जीवन में मिली हुई ठोकरों से भी अनुभव मिलता है, ज्ञान हुँ, मिलता है। सामर्थ्य कहाँ से आए? सामर्थ्य की सबसे ज़्यादा कमी है। पता हमें है, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। होगा कैसे? सामर्थ्य के लिए चाहिए साधना। अगर साधना और ज्ञान साथ-साथ हो जाए, सामर्थ्य और ज्ञान साथ-साथ हो जाए, तो ज्ञान ने जो कहा, सामर्थ्य ने एग्ज़ीक्यूट कर दिया। तो सामर्थ्य कैसे बढ़े? सामर्थ्य बढ़ाने का एक ही उपाय है, अपने आप को समय देना शुरू करिए। शरीर को, मन को और चित्त को, तीनों तलों पर काम करिए। दैट्स इट। क्योंकि हम आज खोलो मन की गाँठें पे बात कर रहे थे सर तो उसी पे हमने सारी जितने भी मेरे मन में चीज़ें थी या जो जी, मैंने जी। आस-पास अपने सराउंडिंग्स में देखी हैं, वो सारी गाँठें लाके आपके पास रखी और आपने भरपूर उसको खोला नहीं, भी। बस कोशिश किया है, जी। क्योंकि हमें पता नहीं है इतना। हुँ, नहीं आपने मैं बहुत समझ सारी सकती हूँ। चीज़ों को सामने क्योंकि आप रखा इतने है। सांसारिक दुनिया में हैं नहीं, आप हाँ, इतना एकांतवास अवसर करते नहीं हैं मिला। तो आपको नहीं है जी, इतना वो। लेकिन क्योंकि चीज़ें आनी चाहिए जी। और क्योंकि सब चीज़ों का क्योंकि मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ कि हर चीज़ का समाधान अपने आप में है, सेल्फ ग्रोथ में है। जी, जब आप खुद को ग्रो करना चाहते हैं ना, अल्टीमेटली क्या होता है जब आप बहुत ज़्यादा चीज़ों से जूझ रहे होते हैं ना, सब चीज़ें जूझ ली और सब चीज़ जूझने के बाद समझ में आता है कि भैया
बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, रुपया कमाओ और सब जगह पूछ होगी। क्योंकि हम यही देखे हैं कि जब आप, जो हमने लेवल अप करने की बात की ना, हम कितना ही कह लें कि पैसों से सब चीजें नहीं खरीदी जा सकती हैं, लेकिन लाइफ में एक स्टेज ऐसा आता है जब आपको ये समझ में आता है, क्योंकि आज की जो दुनिया है वो आपको आपके पैसों से ही मांगती है, चाहे वो घर हो चाहे वो बाहर हो। अगर हम नॉर्मल आपके लेवल पे भी मैं बात करूँ ना, तो घर हो या बाहर हो, आपको आपकी औकात से नापा जाता है, और औकात आपकी लाती है आपका पैसा, आपका ग्रोथ, आपकी सक्सेस। कोई भी उस इंसान की बात नहीं करता जो सक्सेसफुल नहीं है। स्टोरीज भी उनकी सुनी जाती हैं जो सक्सेसफुल हैं, उन्हीं के यहाँ पे बिठा के हम पॉडकास्ट करते हैं सिर्फ। जो लोग सक्सेसफुल नहीं है उनकी बातें कोई नहीं करता, उनकी बातें कोई नहीं सुनता। उसके लिए हमें अपने आप को ग्रो करना पड़ता है और अपने आप को प्रूव करना पड़ता है। आई हैव बीन ठीक है, थ्रू, सो पर आई हैव। जैसे जैसे जिस राह में हम हैं वहाँ धन सिर्फ जैसे भोजन पानी या सामान्य दैनिक जरूरत का है, तो बस उसकी भूमिका, धन की भूमिका इतनी ही है। वहाँ महत्व आंतरिक उत्थान और आंतरिक प्रगति का ही है। हम सांसारिक समाज की हाँ बात जी कर रहे जी हैं जी, सर, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। आपकी दुनिया बिल्कुल अलग है और वहां तक पहुंचना हमारे बस की बात नहीं है नहीं तो आप नहीं इतनी आसानी पहुंचेंगे, से। हम पहुंच जाएंगे। तो ये चीज है, जी मतलब क्योंकि सबकी दुनिया अलग होती है। जो परेशानियां, एक जो हमने मजदूर वर्ग की बात की, जो उनकी परेशानियां हैं, शायद वो परेशानियां मैं उनकी खुशी देख के शायद दुखी हो जाऊंगी कि यार ये लोग कितने खुश हैं, हम्म, छोटी सी सैलरी या छोटी सी इनकम या छोटे से अपने ग्रोथ में ही जी ये लोग हर त्योहार सेलिब्रेट कर पा रहे हैं, और हम त्योहारों पे भी एंजाइटी और डिप्रेशन में हैं कि यार वो वाली डील तो हुई नहीं, कैसे मेरा काम चलेगा। हम्म, तो हम लोग सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं चीजों को। सेलिब्रेशन के लिए फिर वही जो कॉन्ट्राडिक्ट करूंगी मैं अपनी बात को, कि पैसा आपको खुशियां नहीं दे सकता। जी पैसा आपको आपका ओहदा बड़ा कर सकता है, लेकिन खुशियां नहीं दे सकता हर तरीके की। हाँ, ब्रांडेड जूते पहनने तो मुझे पैसा चाहिए, जी। ब्रांडेड फोन आईफोन चाहिए तो मुझे पैसा चाहिए, लेकिन क्षणिक खुशी तो है। इसमें कुल लॉजिक ये है कि एक स्तर तक आने के लिए धन की सीढ़ी की हम्म। तरह आवश्यकता है हर व्यक्ति की, जो भी एक कहते हैं सामान्य जीवन से बिलो लाइफ जी रहा है। हम्म। तो आरंभ में धन की सीढ़ी चाहिए, लेकिन एक सीढ़ी आने के बाद आप यहाँ सस्टेन करने लग हम्म। जाते हो, उसके बाद आपको फिर 360 डिग्री हम्म। हर चीज़ पे ध्यान देना है। आपको फिर हेल्थ पे भी ध्यान देना हम्म। होगा, आपको मेंटल हेल्थ पे ध्यान देना होगा, आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ पे ध्यान देना होगा, क्योंकि ज़िंदगी तो सीमित है ना। हम्म। आप सिर्फ धन की ही लाइन लगाते चले जाएं तो बाकी जो जीवन के अन्य पहलू हैं, आपका स्वास्थ्य बिगड़ गया, अब आपके खाते में 10,000 करोड़ रुपए हों और आप आईसीयू में पड़े हों, तो कोई भी व्यक्ति ऐसा जीवन नहीं चाहेगा। हम्म। स्वाभाविक है कि आप जीवन वही चाहेंगे जिसमें आप अपने जो भी लक्ष्य बनाते हैं, जिस दिशा में चल रहे हैं, कि उसमें आप निर्बाध होके चल सके। धन का काम कितना है, यही तो है कि वो आपके आपके अनुभव को फिर विस्तार देता है। बिल्कुल। एक व्यक्ति 5 करोड़ की लंबोर्गिनी चलाता है, तो उससे क्या पाता है? अनुभव ही तो है, तो सबसे महंगा अनुभव ही है। बिल्कुल सही बात। आवश्यकता वहां तक है जहां तक आपका रोटी कपड़ा मकान। मकान। उसके बाद आप सारी यात्रा एक्सपीरियंस के लिए करते हो। बिल्कुल सही। अब वो एक्सपीरियंस कितना भी महंगा हो सकता है, कितना भी सस्ता हो वो सकता है। आपके सेटिस्फेक्शन लेवल पे डिपेंड हाँ करता है हाँ कि आप किस चीज में सेटिस्फाई हो जाते हैं। हाँ, जैसे बट अल्टीमेट सर, मुझे ऐसा लगता है कि स्पिरिचुअलिटी इज द की। हाँ, अंत में लौटते तो आप हाँ। अध्यात्म क्या है, उसी को हमने बोला ना। जैसे दुखों का वर्णन किया गया, तो दुख 3 तरह के बोले गए। 3 तरह के दुख, एक है भौतिक, आदि भौतिक जिसको बोलते हैं, जो दूसरों से मिलता है। किसी ने गालियां दिया, किसी ने हम्म। कुछ बोला, किसी ने, तो मेरा आध्यात्मिक लोग जैसे इसको सोचा जाता है ना, तो क्या मेरा दूसरे पे निर्भर है, जोर है कि मैं सामने वाले को कंट्रोल कर सकता हूँ क्या, कि वो मुझे गाली ना दे? नहीं। नहीं कंट्रोल कर हम्म। सकते। पीठ पीछे होगा, हम्म। सामने नहीं होगा तो पीठ पे, पर हम्म। कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो बोलेगा। या सांप बिच्छू पे मेरा पूरा कंट्रोल नहीं है, तो ठीक है। दूसरा होता है आदि दैविक दुख, भूकंप, बाढ़, सूखा, ये सब। तीसरा होता है आध्यात्मिक दुख, हम्म। हम अपनी कमजोरी, अपनी कमी, अपनी आदतों से मार खाते हैं, बिल्कुल। ये है आध्यात्मिक। तो जो अपने आप को ठीक करने में लगा है ना, वो आपने तस्वीर देखी होगी कि एक पत्थर की मूर्ति है, वो अपने को ही तराश रही है, हम्म। वो अध्यात्म है। तो बस इतना ही है, अपने को तराशना आपने शुरू किया, अल्टीमेट रास्ते पे आप आ गए। ये रास्ता अनंत है, आप जितना तराश सकते हो। आपका पात्र छोटा पड़ जाएगा, पर जो प्रसाद है वो कभी कम नहीं होगा। इस बिल्कुल मार्ग सही। में भरपूर कृपा है। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है इतने सालों से हम आप एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन इतनी कॉन्वर्जेशन फर्स्ट टाइम हो रही है जी हमारी।
क्योंकि मैं भी इतनी ज़्यादा मैं वो कहता है ना, एक ज़ाकिर खान की एक कोट है कि मैं क्या कहते हैं, बहुत बड़ा सोशली एंटी सोशल इंसान हूँ। तो सेम मेरे साथ भी जाता है कि सोशल सर्कल में है लेकिन मैं बहुत एंटी सोशल हूँ और इसके लिए मुझे घर पे गालियाँ भी सुनने मिल जाती हैं। लेकिन ये है सर, बहुत-बहुत शुक्रिया, मतलब बहुत बहुत मज़ा आया। धन्यवाद और आपका। ये चीज़ जानने को मिली कि आप अपनी सेल्फ ग्रोथ पे काम करिए और आपको हर एक सवाल जो आपकी लाइफ में है, हर एक परेशानी जो आपकी लाइफ में है, उसके सॉल्यूशन मिल जाएँगे जी, जी, स्पिरिचुअलिटी में। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। जी, बहुत धन्यवाद। तो ये थे भूपेंद्र शुक्लेश जी, जिन्होंने हमें बताया कि आप चाहे किसी भी तरीके की परेशानी से जूझ रहे हों, जब आप उस पे काम करना शुरू कर देते हैं, उन परेशानियों के लिए हो सकता है कि कई परेशानियां आपकी ऐसी हों जिनके सल्यूशन ही ना हो, क्योंकि सांसारिक परेशानियां इतनी हैं कि उनके सल्यूशन नहीं होते हैं। आप उसका पैरेलल एक ऑप्शन ढूंढिए और उस ऑप्शन को ढूंढ के आप उस पर काम करना शुरू कीजिए, सेल्फ ग्रोथ कीजिए और आप देखिएगा कि आपके वो जो दुख हैं वो बहुत नाम मात्र के हो जाएंगे और आप उससे बहुत ऊपर उठ जाएंगे। स्पिरिचुअलिटी का सहारा लीजिए अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, स्पिरिचुअलिटी में जाइए। और भूपेंद्र जी का हम डिटेल डाल देंगे अपने नीचे डिस्क्रिप्शन में। आप चाहें तो आप इनसे बात कर सकते हैं। आप जब इनसे बात करेंगे ना, आपको वाक़ई मज़ा आ जाएगा। बहुत-बहुत शुक्रिया ये पॉडकास्ट देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही बहुत सारे पॉडकास्ट आते रहेंगे और साथ ही साथ कमेंट कीजिएगा कि इस पूरे पॉडकास्ट में आपको कौन-सा सेक्शन जो है वो रिलेट कर गया या आपको पसंद आ गया या आपको कौन-सी चीज़, एक समाधान आपको मिल गया आपकी परेशानी का, ये बताइएगा। और जाते-जाते एसआरटी ओरिजिनल्स ये है, मैं हूँ स्वाति राय तिवारी। असली बने रहिए और असली लोगों की असली बातें हम यहाँ पर ला ही रहे हैं। सुनते रहिए, सुनाते रहिए। थैंक यू सो मच।